कोई मैसेंजर हो क्या? आप दिल्ली पुलिस हो, दिल्ली पुलिस का काम करना चाहिए। आप कोई मैसेंजर हो राष्ट्रपति, आप ये गलत काम क्यों कर रहे हो? वहाँ से कोई नहीं आता। नहीं आता तो गलत चीज है, आप क्यों उनके मैसेंजर बन रहे हो? हाँ, मालूम है, मेरे को मालूम है भाई, मुझे 16 साल हो गए इस जगह पर आते आते। सबसे पुराना आदमी हूँ मैं अभी। और राष्ट्रपति भवन तक मार्च करने की इसमें लाइन भी लिखी है। पुलिस प्रशासन हमको नहीं जाने दे रहा। राष्ट्रपति भवन जाने की बात आ रही है, जाएंगे? जाएंगे, जरूर जाएंगे, जरूर जाएंगे। सभी माताएं जाएंगी, सब जाएंगे। सब अपने परिवार के लिए हैं। हमारे बच्चे बॉर्डर पे रह रहे हैं तो हम क्यों नहीं जाएंगे उनके लिए। वीरांगना बोल रही हूँ सर। या आप भी हमारे साथ, हमें आप ही सहयोग नहीं करोगे, आप ही हमें आगे जाने की अनुमति नहीं दोगे। हमने सब तरीके से हमने लिखित में सब जगह दिया है सर, लेकिन मिलना क्यों नहीं चाहेगा सर? ये कन्वे किया जा रहा है कि धरने प्रदर्शनों में मत आओ। 2.5 दिन के सांसद को पेंशन और जो 40 साल केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवान जो चाक चौबंद चौकसी कर रहे हैं उनकी पेंशन बंद। हम लोग इस समय मौजूद हैं जंतर मंतर का जो धरना स्थल है, जो एलोकेटेड जगह है जहां अक्सर प्रोटेस्ट होते हैं। और आप मेरे पीछे जो देख सकते हैं, ये CAPF काडर अधिकारी जो रहे हैं, सेवानिवृत्त जो हैं, उनका आज एक प्रदर्शन है यहाँ पर। बहुत लंबे समय से हम आपको दिखाते रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है इस पूरे CAPF वाले मामले में, किस तरह से बिल आता है, कानून बनता है, मगर उसके बाद भी जो विरोध के स्वर हैं वो मध्यम नहीं पड़ते हैं। तो आज भी यहाँ पर इस तरह से मैं दिखाना चाहूँगा आपको कि एक बड़ी संख्या में जो रिटायर्ड अधिकारी रहे हैं, चाहे IG हों, ADG हों, DG, वो सब यहाँ आए हैं, मौजूद हैं और अपनी अपनी बात रख रहे हैं। कोशिश इनसे यही करेंगे समझने की कि अब जब एक तरफ CAPF एक्ट 2026 बन चुका है तो अब इनकी लड़ाई है किस चीज़ के लिए। क्या ये अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं कि उसके अंदर कोई संशोधन हो, या फिर इंतज़ार कर रहे हैं कि इनकी बात सुनी जाए, क्या पूरी स्थिति है, या फिर कोई आश्वासन का इंतज़ार मात्र कर रहे हैं? वही इनसे जानने की कोशिश करेंगे। दिखाते हैं आपको क्या कुछ हो रहा है यहाँ पर। राष्ट्रपति भवन का मेमोरेंडम में दिया है, माननीय प्रेसिडेंट सर को भी जो है, प्रधानमंत्री जी को भी नोटिस दिए हैं कि भाई जब सरकार नहीं सुन रही तो हम राष्ट्रपति के पास, महामहिम के पास ही तो जाएं। मगर दिल्ली पुलिस ने भी मना कर दिया कि पुलिस कह रही है कि भाई आप लोगों ने तो ऐसा पहले बताया नहीं। मैंने कहा सर हमने मेमोरेंडम में लिखा है, मेमोरेंडम की कॉपी दी गई है, तो सर बताइए इसमें क्या अपराध है? अब 2.5 दिन के सांसद को पेंशन और जो 40 साल केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवान जो चाक चौबंद चौकसी कर रहे हैं उनकी पेंशन बंद। बंगाल में 4.5 लाख के जवानों ने शांतिपूर्ण आंदोलन करवाया, न साहब शांतिपूर्ण चुनाव करवाया, नहीं तो पिछले बार कितने लोग मर जाते थे। और फिर आपने ऐसा क्या किया कि हमारा गला ही काट दिया, हमारे जो पाँव काट दिए। किस लिए? पेड़ हमने लगाए 7.5 करोड़, खुद अमित शाह जी बोले, और अब ये काला कानून लाके हमारा वो जड़ काट दी। इसका हम घोर विरोध करते हैं। तो देखिए यहाँ पर कोशिश की जा रही है राष्ट्रपति भवन की तरफ जाने की, जबकि दिल्ली पुलिस पहले ही कह चुकी है कि अलाउड नहीं है। तो अब देखना ही होगा कि किस तरीके से क्या ये राष्ट्रपति भवन तक आज जो यहाँ पर ये पूरा प्रोटेस्ट था, CAPF के जो रिटायर्ड अधिकारी थे उनकी मांगों को लेकर, क्या वो आगे जाएंगे या नहीं। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा दिखाएं क्या चल रहा है उस तरफ। राष्ट्रपति भवन मार्च करो, चलो राष्ट्रपति भवन, चलो मार्च करो, चलो राष्ट्रपति भवन, दिल्ली पुलिस दरवाजा खोलो, उधर से जाना है, उधर खोलो। तो ये देखिए इधर से जो रास्ता था उसे बंद कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि दूसरी तरफ से जाना होगा। तो अब ये पूरा प्रदर्शन जो है ये मुड़ गया है दूसरी तरफ। सर राष्ट्रपति भवन के लिए जा रहे हैं? यस, राष्ट्रपति भवन के पास जाएंगे अगर हमको परमिशन दी जाएगी तब। अगर नहीं देंगे तो हम दोबारा फिर कदम उठाएंगे। मैम आज यहाँ इस पूरे कार्यक्रम में आए, पूरे प्रदर्शन में आए, तो राष्ट्रपति भवन जाने की बात आ रही है, जाएंगे? जाएंगे, जरूर जाएंगे, जरूर जाएंगे। सभी माताएं जाएंगी, सब जाएंगे। सब अपने परिवार के लिए हैं। हमारे बच्चे बॉर्डर पे रह रहे हैं तो हम क्यों नहीं जाएंगे उनके लिए। अच्छा, एक और चीज थी मैम, वो कहा गया कि यहाँ पे जो महिलाएं हैं कि कोई मैसेज आया है कि प्रोटेस्ट में नहीं जाना है, क्या चीज थी? कुछ नहीं, जाना है, आया है, लेकिन हम जाएंगे, सब महिलाएं जाएंगी, कोई नहीं रुकेगा।
तो देखिए सबसे आगे यहाँ पर चल रही हैं जो महिलाएं आई हुई हैं CAPF काडर अधिकारियों के घर से, जो महिलाएं वो आई हुई हैं, आगे आगे वो चल रही हैं झंडे लेकर, तिरंगा लेकर, और पीछे पीछे जो सारे रिटायर्ड अधिकारी जो आए हुए थे यहाँ पर रिटायर्ड, वो जा रहे हैं। अब देखना ही होगा कि सामने की तरफ पुलिस का एक भारी जमावड़ा है, RAF भी है यहाँ पर, तो क्या इनको अनुमति मिलती है, जो कि पहले ही दिल्ली पुलिस मना कर चुकी है। मौके पर ACP भी हैं, देखते हैं क्या स्थिति बनेगी। शहीद वीरांगना बोल रही हूँ सर। या आप भी हमारे साथ, हमें आप ही सहयोग नहीं करोगे, आप ही हमें आगे जाने की अनुमति नहीं दोगे। हमने सब तरीके से हमने लिखित में सब जगह दिया है सर, लेकिन मिलना क्यों नहीं चाहेगा सर। हम कोई कुछ टाइम सर, हमने बहुत काफी टाइम से हम यही मांग रहे, टाइम मांग रहे सर। हम अब आपसे हमारा निवेदन है कि आप हमें जाने तो दीजिए सर। हम महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी को ज्ञापन ही देने चाह रहे हैं। हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है उसके लिए हम जाएंगे ना सर आगे। गलत परंपरा है ना। आप कोई मैसेंजर हो गया, आप दिल्ली पुलिस हो, दिल्ली पुलिस का काम करना चाहिए। आप कोई मैसेंजर हो राष्ट्रपति, आप ये गलत काम क्यों कर रहे हो? वहाँ से कोई नहीं आता लेने के लिए। नहीं आता तो गलत चीज है, आप क्यों उनके मैसेंजर बन रहे हो? नहीं हमको आपको हम बाद में रिसीव करके देंगे ना कॉपी। नहीं, हम वहीं से रिसीव करा हाँ मालूम है मेरे को, मालूम है भाई, मुझे 16 साल हो गए इस जगह पर आते आते। अच्छी बात है सर। सबसे पुराना आदमी हूँ मैं अभी, यह रणबीर साथ का है। इससे पहले 40 साल भी आपको इसी बात का अनुभव है जो मैं कर रहा हूँ। मालूम है, वो भी मालूम है। बहादुर साहब जब तक थे तो वो हमको भेजते थे, ले जा 5 लोगों को ले जाते थे सर, अपनी गाड़ी में ले जाते थे, वहाँ दिलवाते थे हमको। ये जो है महामहिम राष्ट्रपति जी को पैरामिलिट्री चौकीदारों की आवाज़ कि भाई राष्ट्रपति जी भी हमको मिलने से मना कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि भाई मैं बुलाऊंगा, एसोसिएशन के प्रतिनिधियों को भी बुलाए और ये काले कानून को वापस ले और पुरानी पेंशन बहाल करें, ये इसमें मेंशन है। और राष्ट्रपति भवन तक मार्च करने की इसमें लाइन भी लिखी है। पुलिस प्रशासन हमको नहीं जाने दे रहा, कह रहे हैं ACP साहब भाई मत करिए ऐसा काम, तो ये बोले हम खुद मेमोरेंडम भिजवा देंगे और वो करें। सर बताइए इसमें हमारी क्या गलती है साहब, बताइए। हमने जो वादा किया वो निभाया ना। दूसरा भी हाल ही में प्रधानमंत्री ने एक कॉन्फ्रेंस करने की बात कही है, वो न्यूज़पेपर में भी आया है कि CAPF कॉन्फ्रेंस प्रधानमंत्री एड्रेस करेंगे। हमारा उसमें ये कहना है कि उसमें CAPF के वेटरन्स को, सीनियर अधिकारियों को, स्टेक होल्डर्स को, उनको बुलाया जाए जिनका ये काला कानून हक को छीनता है, और इसमें उनको ना बुलाया जाए जिनके नालायकी की वजह से ये काला कानून बना है। दूसरी बात, बंगाल के चुनाव हुए उसमें हम गृह मंत्री जी को तो बधाई नहीं देंगे, ना ही IPS DG को देंगे। हम देंगे केंद्रीय अर्धसैनिक बल की जो 2,40,000 सेना 2400 कंपनी गई, हम उनको सैल्यूट और सलाम करते हैं। सर आपका शुभ नाम? देवेंद्र सिंह। मैं अपना सही नाम तो बना देता हूँ, मेरा नाम पैरामिलिट्री सिंह ही रख लो आप, क्या हम उन्हीं के लिए लड़ रहे हैं। पैरामिलिट्री सिंह। पैरामिलिट्री सिंह। ओके, पैरामिलिट्री सिंह साहब, CAPF की कौन सी फोर्स में आपने सर्व किया है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में, BSF में। सर हमने BSF के ही सूद साहब हैं, सूद साहब से हमने बात करने की कोशिश की, रिटायर्ड अधिकारी रहे हैं वो भी। उन्होंने एक बात कही थी कि BSF में कई बार जब IPS आते थे डेप्यूटेशन पर तो बड़े ही कॉन्फ्लिक्टिंग ऑर्डर्स वो दिया करते थे कि हमें पेट्रोलिंग के लिए भी इतने जवान चाहिए और इतने जवानों को आप छुट्टी भी दे दो। हमने IPS से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि इसी कारण से IPS की जरूरत होती है कि वो ये सारी चीजें ज्यादा बेहतर ढंग से संभाल सकें। योर टेक ऑन इट सर। बिल्कुल जो सूद साहब ने कहा था वो बिल्कुल ठीक है। इनको ग्राउंड एक्सपीरियंस नहीं होता, ये समझते हैं जैसे देश के पीछे अंदर आप कर सकते हो वैसे ही बॉर्डर पे कर सकते हो। भाई दुश्मन तो यही चीज़ चाहता है, बॉर्डर पोरस हो और हम इधर से निकल के जाएं। अब कैसे एक जवान को 3-4 बार छुट्टी दे दोगे, कौन करेगा? अभी इन्होंने महिला काडर लाया है, वो एक आदमी, एक जेंडर इशू है, वो एक आदमी की तरह नौकरी ड्यूटी नहीं कर सकती है, उतनी स्ट्रांगली नहीं कर सकती है, जबकि मीडिया बहुत दिखाता है क्योंकि होम मिनिस्ट्री के ऑर्डर है कि महिला शक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति है। नो, जेंडर इश्यूज हैं और इनकी जगह से पोरस बॉर्डर बड़े हैं, कम नहीं हुए। दूसरा ये जो जवानों की वेलफेयर के लिए बात करते हैं, आप 3 से 4 बार छुट्टी भेजो, भाई 3 से 4 बार छुट्टी करने से जो दूसरे जवान हैं उन्हीं पे लोड पड़ता है, उन्हीं से बॉर्डर पोरस होगा तो दुश्मन तो देख रहा है, वो तो माफ नहीं करेगा ना, उसको तो नहीं पता।
कुछ भी। उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं है, आईपीएस को कोई एक्सपीरियंस नहीं है। बॉर्डर तो हमारे वहाँ जो असिस्टेंट कमांडेंट जो कंपनी कमांडर है, जिसको आपने 80 90 100 बंदे दे रखे हैं, वो तो उसको पता है, काम तो उसको लेना है। ग्राउंड पे कुछ पूछते नहीं, ऊपर बल्ले बल्ले कराना चाहते हैं। तो ये डिफरेंस है, ग्राउंड एक्सपीरियंस बीएसएफ का, आईपीएस का नहीं है। मैं इसी पे थोड़ा सा समझना चाहता था सर। जब भी कभी, क्योंकि पंजाब का जो बॉर्डर है बहुत एक्टिव है उस लिहाज से, क्योंकि अक्सर वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन तो नहीं मगर आर्म्स की, ड्रग्स की बात आती है कि वो उस तरह से भेजे जाते हैं दूसरी तरफ से, उस समय जिम्मेदारी बीएसएफ की सिद्ध कर दी जाती है। मगर उसी बीएसएफ में जब उसे लीड एक आईपीएस कर रहा है, तो आपकी समझ में उसका जिम्मेदार फिर कौन होता है? क्या बीएसएफ एज एन फोर्स, या फिर उस समय का जो वहाँ का ऑफिसर है जो कि एक आईपीएस किसी दूसरे कैडर से वहाँ भेजा गया है? बिल्कुल, जो भी उसमें अधिकारी है आईजी लेवल का, उसको डेली रिपोर्टिंग होती है जी, कि आज इतना ये चीज आया, यहाँ ये एनकाउंटर हुआ, यहाँ ये हुआ, और उनको सारा पता है। तो उस लिहाज से जो ऊपर ब्रीफिंग है वो पूरी होनी चाहिए जी, पूरी ब्रीफिंग होनी चाहिए, और जो भी गलती करता है उसको दंड दिया जाए। लेकिन आईपीएस स्कॉट पर ही चला जाता है, सीनियर अफसर, छोटे को इल्जाम आ जाता है। जवान बेचारे वहीं खड़े हैं, वो तो उनका सीधा हौलदार है, भाई एएसआई बना दिया, भाई बाकी रैंक स्ट्रक्चर काट दिया है। जो प्रॉपर जो जवान को जो मिलना चाहिए, जवान के हक है जो हमारे, वो ठीक से नहीं मिल रहे। फिर उन्होंने जो दूसरा इशू है, उन्होंने जनवरी 2004 से उनकी पेंशन भी बंद कर दी। आर्मी में मिल रही है, यहाँ नहीं मिल रही, जबकि हमारी ड्यूटियाँ आर्मी से भी टफ है बॉर्डर पे ऊपर। हमारे लेह लद्दाख में थे, कारगिल के टाइम हमारी भी वहाँ बटालियन थी, हर जगह है। नौकरी उतनी टफ आर्मी जितनी है, लेकिन हमारे जवानों को पेंशन नहीं, जो गलत है। हम तो यही कहेंगे कि एक तरफ तो गृह मंत्री जी ने ये अनाउंस किया कि सीआरपीएफ, बीएसएफ और बाकी सभी सीएफएफ फोर्स की मदद से हमने नक्सलवाद का ऑलमोस्ट खात्मा कर दिया, और दूसरी तरफ ये बिल लाना, अभी ये तो आपस परस्पर विरोधी है ना, ये तो हमें तो क्या फिर ये सीएपीएफ बिल हमें उसका रिवार्ड मिला है। अच्छा सर, एक और चीज, अभी वहां से एक कोई वक्ता कह रहे थे कि सीएपीएफ एक्ट 2026 इसका नाम रख दिया गया, ये तो आईपीएस प्रोटेक्शन एक्ट है, आप कैसे देखते हैं? देखिए, 13 साल हमने लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी, 2013 से लेकर 26 तक अभी भी चल रही है। दिल्ली हाई कोर्ट ने हमारे हक में दिया, 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने हक में दिया, 2025 में फिर सुप्रीम कोर्ट ने दिया, फिर इनकी रिव्यू पिटीशन भी सरकार की खारिज हो गई। अच्छे से अच्छे वकील किए, सॉलिसिटर जनरल ने आर्गू किया। जब उन्होंने कहा कि 6 महीने के अंदर आप इसको इम्प्लीमेंट कीजिए, कैडर रिव्यू कीजिए, रूल चेंज कीजिए, सर्विस रूल चेंज कीजिए, तब ये काला कानून लेके आए हैं। तो इसमें तो अगर आप कानून को पढ़ो, आपने भी पढ़ा होगा, हमने भी पढ़ा है, सिर्फ आईपीएस का कोटा फिक्स करने के बजाय कुछ भी नहीं है। हमारे ऑफिसर, मैं एकेडमी में भी डायरेक्टर रहा हूँ गुड़गांव में 3 साल, तो जो ऑफिसर उस टाइम के भर्ती थे, तो अभी भी 15 साल से एक ही रैंक में डिप्टी कमांडेंट भी नहीं बने हैं, तो उनका क्या इनिशिएटिव रहेगा? लोगों ने अपनी जान के कुर्बानी दी है, गैलेंट्री मेडल अर्न किए हैं। सीएपीएफ एक्ट 2026 बन चुका है, उसके अंदर सारे जो प्रावधान है वो सबको पता है किस तरीके से। ये सिर्फ एक्ट है, अभी सरकार इस पे रूल बनाएगी, हमें नहीं मालूम क्या रूल बनाएगी। एक्ट से तो कुछ भी क्लियर नहीं होता, वो तो स्टेटमेंट होती है। उसमें सिर्फ ये हुआ है कि एडीजी रैंक में 67% रिजर्व्ड है आईपीएस के लिए, और एसडीजी के लिए 100%, डीजी के लिए 100%। कैडर अफसर की स्टैग्नेशन या प्रमोशन, डेपुटेशन कुछ भी नहीं है। बाकी फोर्सेस में डेपुटेशन रिजर्व होता है, लीव रिजर्व होता है, टेनर, हमारे कुछ नहीं है। राजेश यादव, असिस्टेंट कमांडेंट 1994 बैच सीआरपीएफ। सर, कितना लंबा आपका पूरा सेवा रही? ज़्यादा लंबी नहीं रही, मैंने करीब 4 साल करके छोड़ दिया था 99 में। और ऐसा क्यों सर? देखो, मैं हरियाणा से आता हूँ, हरियाणा राजस्थान, ये जो बेल्ट है हमारे लिए यूनिफॉर्म सर्विसेज एक ड्रीम होता है। वो ड्रीम मेरा भी था, परिवार का भी था, सबका था, और शायद बहुत खुशी थी। लेकिन वहाँ जाके जितना बंधा हुआ खुद को फील किया सर्विस कंडीशंस, ना जवान को टाइम पे हम छुट्टी दे पाए, ना उनका वेलफेयर उतना देख पाए, तो फिर लगता था खाली तनख्वाह के लिए तो सर्विस नहीं कर सकते। गवर्नमेंट पॉलिसीज क्लियर नहीं है, उग्रवादी अपने हिसाब से काम कर रहे हैं,
नागालैंड भी रहा हूँ, मेरी फर्स्ट पोस्टिंग बारामूला रही है। तो खुद मैंने चाहा था, मुझे लखनऊ की पोस्टिंग भी ऑफर हुई थी, मैंने मना कर दिया। मैंने मना कर दिया था, मैंने कहा मैं नागालैंड में ही ठीक हूँ जब तक कर रहा हूँ। सरकार ने दिया क्या है, जब मैं नागालैंड था 96 की बात करता हूँ, बटालियन में 3 AK-47 थी और हर उग्रवादी के पास AK-47 है। तो सरकार इवन आज भी आप देखेंगे मॉडर्नाइजेशन पे काम नहीं हो रहा, सरकार बिल्डिंग बना रही बिना मतलब बनाओ आप, बट जो मॉडर्नाइजेशन फोर्स का होना चाहिए, जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, देखो अफसर फिर भी बहुत अच्छी पोजीशन में है। आप जवान को समझ के देखिए, कोई खास फाइनेंस नहीं, ना टाइम पे छुट्टी, ना परिवार को देख पा रहा है, परिवार किस मुश्किल में उसको संभाल रहे, पीछे बच्चों की क्या हालत है, पत्नी माता पिता, तो वो देख के पीड़ा होती है और हेल्पलेस है कि क्या कर पाए, छुट्टी नहीं दे पा रहे तो कर क्या पा रहे हैं। सर ये जो छुट्टी वाली बात आपने कही, उसी में जो IPS डेप्यूटेशन पर आते हैं उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ा कारण था कि जवानों को छुट्टियां नहीं मिल रही थी, तो हम वहां गए, हमने छुट्टियां दी। मगर वहीं पे CAPF काडर अधिकारी ये कहते हैं कि वो कॉन्फ्लिक्टिंग ऑर्डर्स देते हैं कि इतने जवानों को छुट्टी दीजिए और इतने जवानों से पेट्रोलिंग करवाइए। अब वो कॉन्फ्लिक्टिंग ऑर्डर हो गए, तो वही एक बहुत बड़ा कारण भी बना कि CAPF और IPS जो है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन को लेकर जितनी भी पूरी बहस चली। देखिए, आदेश कोई भी देना बहुत सबसे आसान होता है जब तक आपको समझ नहीं है। आप मीडिया से, आपको मीडिया की समझ होगी, एक IPS आए उसको पूरी फोर्स की समझ ही नहीं, उसने तो कहते छुट्टी दो। तो दो काम, मतलब फोर्स खाली छुट्टी के लिए तो नहीं ना, पहले ड्यूटी करेंगे फिर छुट्टी चाहिए। एज असिस्टेंट कमांडेंट, कंपनी कमांडर, मुझे 72 की ऑपरेशनल स्ट्रेंथ मेंटेन भी करनी है, बट लड़कों को ट्रेनिंग पे भी भेजना है, बाकी ड्यूटीज पे भी भेजना, परेड के लिए भी भेजना, बहुत सारे काम है और छुट्टी भी उसी में से देनी है। तो मैनेज कहाँ से होगा? पहली रिक्वायरमेंट तो है ना कि 72 की ऑपरेशनल स्ट्रेंथ मेंटेन करनी है। फादर एक्सपायर हो गए, यदि मेरे पास 72 है तो मैं उसको छुट्टी नहीं दे पा रहा हूँ, आप आदेश कुछ भी हो। तो ये बोलना बहुत आसान है, ग्राउंड पे एग्जीक्यूट करना मुश्किल है। सबसे आखिर में सबसे ज़रूरी चीज़ वो ये कि CAPF एक्ट 2026 बन चुका है। क्या वो चीज़ें हैं जो आपको लगती हैं कि इसके अंदर बदलाव हो सकता है, जिसकी आप डिमांड कर रहे हैं या जिसको लेकर आप मतलब सकारात्मक हैं? देखिए, कोई भी चीज़ मोरल से चलती है। प्रमोशन यदि स्टक होते हैं हमारे, तो नीचे से इफेक्ट हो रहे हैं। 15 साल जवान ही है, ये कोई तरीका थोड़ी है। एक असिस्टेंट कमांडेंट, डिप्टी कमांडेंट नहीं बना, आगे कमांडेंट नहीं बना, तो पीछे से इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, हवलदार, ये भी रुके हुए हैं। तो आप इनको कब तक मोटिवेट करोगे? मैं खाली तनख्वाह के लिए थोड़ी हूँ, ड्यूटी करवानी, एक मोटिवेटेड और एक खुश आदमी से ड्यूटी करवानी है, वो नहीं करवा पाएंगे तो ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। करते हैं, देखो जी जान लगा रखा है, कोई भी आप उठा के देख लीजिए, लंबा इतिहास रहा है। और हम जिन्होंने आज तक कुर्बानियाँ दी, इस मुश्किल से जिन्होंने भी सेवाएं दी है, हम उनके सम्मान के लिए आगे तक लड़ेंगे। ये एक्ट देश हित में नहीं है। हमारी फोर्सेज का वेलफेयर तो छोड़ दीजिए, ये देश हित में ही नहीं है, इसलिए हम यहाँ आ रहे हैं। कैसे सर, थोड़ा सा हाँ, explain करें। मैं बताता हूँ। देखिए क्या होता है कि अब मैंने तकरीबन 36 साल नौकरी की, ठीक है सर। अधिकारी होते हुए हर सिचुएशन में गया, कई रैंक में प्रमोशन पाई, जवानों के साथ भी रहे, इंडिया में जगह जगह नौकरी की, बाहर भी गए, UNO में भी गए, जी तो पीस मिशंस में भी गए। हाँ, अफगानिस्तान गया, चाइना गया, ड्यूटी में गया, कितने ही कोर्सेज किए। तो 35, 36, 40 साल जो नौकरी करता है वो एक अनुभव गैदर करता है जी, और उस अनुभव के बेस पे उसका एक परिपक्वता आती है, कुछ विचार बनता है जी। जब वो विचार उसको कहीं एक्सप्रेस करने की जरूरत आती है या उसका लेवल आता है, आप उस पर पहुंचने नहीं दे रहे हो उसको। क्या हुआ कि हम जूनियर लेवल के अफसर, भाई अभी भी ADG, DG तो IPS ही होते हैं, हम कहते रह गए कि साहब ये लांस नायक की आप रैंक खत्म मत कीजिए, लेकिन नहीं, नहीं मानी गई बात और ख़त्म कर दिया। अब ख़त्म कर दिया तो वो जो जवान हमारा भर्ती होके और 15 साल तक, 18 साल तक, कई 20 साल तक उसी रैंक में घर जा रहा, सिपाही ही जा रहा है जी। तो गांव में उसकी एक वैल्यू होती है, एक रेपुटेशन होती है। क्या भाई तुमको कोई प्रमोशन नहीं मिल रहा, वो आर्मी वाला, नेवी वाला, एयरफोर्स वाला, वो तो ये रैंक लगा रहा है। तो अब
वो क्या जवाब दे? मोराल के लिए भी एक बहुत बड़ा तो मोराल तो गया ना बूट्स में। जी। अब जब ये बात 15-20 साल के बाद अब इनके समझ में आई तो कहते हैं ठीक है 15 साल के बाद 10 साल के बाद एक उल्टी फीती लगा लो। अब भाई उल्टी फीती लगा लो यार, क्या मतलब है? जब हम कह रहे थे अनुभव के आधार पर, देखिए उसके और भी फायदे नुकसान हुए हैं। एक, जब लांस नायक नायक होता है तो अपने साथियों में उसका थोड़ा सा रुतबा बढ़ता है, उसी बैरक में रहते हैं, लेकिन वो उसको कमांड मानना शुरू कर देते हैं। जब वो सेक्शन कमांडर या दूसरा कमांडर जो भी ड्यूटी मिलता है तो उसकी कमांड होती है, लेकिन अब उनका कमांडर कहाँ से आ रहा है? ASI, वो दूसरे मैस में रहता है, उसका उनसे कोई लिंक ही नहीं है। तो ये प्रैक्टिकल इनको कौन बताएगा? तो ये डेप्यूटेशन भी क्या अपने आप में मोराल को लेकर कहीं ना कहीं कोई रोल प्ले करता है? अरे भी क्यों नहीं करेगा? सालों से झगड़ा हुआ, वैधानिक तरीके से, न्यायिक तरीके से लड़ाई लड़ी गई, सुप्रीम कोर्ट में हमारे फेवर में जजमेंट आया, अपील में गई गवर्नमेंट, वो सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी, और अब ये कन्वे किया जा रहा है कि इन धरने प्रदर्शनों में मत आओ। मतलब आप मार भी कौन कह रहा है सर कि धरना में मत आओ? अभी यहाँ लेडीज ने बोला है कि इनके हस्बैंड को बोल कन्वे किया, लेडीज को मत जाने दो। भाई मतलब आप मार भी रहे हो और बोलने भी, रोने भी नहीं दे रहे। अब ये गवर्नमेंट जिसको हम सपोर्ट करते रहे हैं, अगर उनके सामने हम अपनी बात नहीं रखेंगे, वहाँ नहीं रोएंगे तो किसको कहेंगे? ऐसा यहाँ पर जो आज पूरा धरना प्रदर्शन था CAPF वालों का, उन्होंने कहा कि उनकी तरफ से जो मांग थी, जो आह्वान था, वो ये कि राष्ट्रपति भवन तक जाना है, मगर मौके पे जो दिल्ली पुलिस मौजूद थी, उन्होंने समझाने में वो कामयाब रही, और जो ज्ञापन है वो आज मौके पर जो अधिकारी सीनियर मौजूद थे उनको दे दिया गया है, इस आश्वासन के साथ कि रिसीविंग उनको कराकर वापस दे दी जाएगी। अब आने वाले समय में देखना ही होगा कि क्या CAPF के ये जो लोग आज यहाँ थे रिटायर्ड, वो इन सारी चीज़ों से संतुष्ट होते हैं या फिर कोई और इसी तरीके का प्रदर्शन या कुछ देखने के लिए मिलता है। कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी रथी, मैं हर्षवर्धन सिंह, The Edge के लिए, नई दिल्ली।